नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। अखिलेश का अमित शाह की रैली पर हमला, कहा बीजेपी ने देशवासियों की बर्बादी की है। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस सहित तमाम अन्य राजनीतिक दल अमित शाह के जन संवाद सभा पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, भाजपा बिहार में दूर से ही डिजिटल चुनावी रैली कर रही है क्योंकि उसने देश और देशवासियों की जो बर्बादी की है उसकी वजह से वो जनता के बीच सीधे जाने के लायक बची ही नहीं है। करोड़ों लोगों की जिंदगी को रास्ते पर लाने की तैयारी के बजाय भाजपाई चुनाव की तैयारी में जुट गए। शर्मनाक। आपको बता दें कि रविवार को बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल सभा के जरिए बिहार की जनता से जनसंवाद करेंगे। बीजेपी ने इस सभा के लिए जोर शोर से तैयारियां की है। पार्टी नेताओं का दावा है कि अमित शाह की इस वर्चुअल सभा में तकरीबन 1 लाख जुड़ेंगे। अमित शाह की रैली का सीधा प्रसारण बीजेपी के आधिकारिक फेसबुक, ट्विटर हैंडल पर होगा। साथ ही इसके लिए बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगवाई गई है। बीजेपी नेता जहां इसे कोरोना काल में अमित शाह का बिहार की जनता से संवाद की बात कर रहे हैं तो वहीं यह भी माना जा रहा है कि इस वर्चुअल सभा के जरिए अमित शाह बीजेपी के बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी शिक्षक भर्ती, प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, बोली रौंदा जा रहा युवाओं का भविष्य। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन एक महिला उम्मीदवार के नाम के कारण विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षा में अर्चना तिवारी नाम की छात्रा ने टॉप किया है। अर्चना तिवारी की मार्कशीट पर कैटेगरी ओबीसी लिखी हुई है। इस पर लोगों ने आपत्ति जताई है। इसके अलावा और भी छात्रों के नाम शक के घेरे में हैं। अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। प्रियंका ने लिखा, शिक्षक भर्ती में जिस तरह से गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ये गड़बड़ियां पूरी व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह है। यूपी के युवाओं का भविष्य रौंदा जा रहा है। सरकार इन गड़बड़ियों से जुड़े सारे तथ्य सामने लाए ताकि युवाओं की मेहनत बेकार ना जाए और भर्तियों का सही प्रणाली विकसित हो। अर्चना तिवारी की मार्कशीट देखें तो 10वीं 12वीं उन्होंने यूपी बोर्ड से की है, जहां 10वीं में उनके 600 में से 419 मार्क्स आए थे। वहीं कक्षा 12वीं में उन्होंने 500 में से 394 मार्क्स हासिल किए थे। उन्होंने VBSPU जौनपुर कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन में उन्हें 1800 में से 1170 मार्क्स मिले हैं। इसके बाद उन्होंने इसी कॉलेज से बीएड का कोर्स किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सूचना आयोग ने कहा, बिना FIR बंद हुई भ्रष्टाचार की प्रारंभिक जांचों का खुलासा करे CBI। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग ने नया फैसला लिया है। इसके तहत आदेश में CBI से साल 2014 से 2018 के बीच हुई भ्रष्टाचार की सभी ऐसी प्रारंभिक जांचों के बारे में बताने के लिए कहा है जिन्हें बिना FIR दर्ज किए बंद कर दिया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग ने यह आदेश सुनाते हुए एक RTI आवेदक से सहमति जताई, जिसके अनुसार RTI कानून के दायरे से छूट पाने वाली CBI के पास भ्रष्टाचार के आरोपों व इससे होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित रिकॉर्ड का खुलासा करने से इनकार नहीं कर सकती। भ्रष्टाचार के कई मामले सामने लाने वाले नौकरशाह संजीव चतुर्वेदी की ओर से दायर एक मामले की सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने कहा कि मांगी गई सूचना की प्रकृति का आकलन किए बगैर बिना किसी उचित तरीके के RTI की धारा 24 की आड़ लेकर CBI ने सरासर गलती की है। संजीव चतुर्वेदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भ्रष्टाचार की शिकायतों के आधार पर CBI की ओर से की गई जांच पड़ताल को लेकर सभी फाइल, नोटिंग, दस्तावेज, पत्रकार सत्यापित प्रतियों को मुहैया कराने की मांग की थी। सिन्हा ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले का उदाहरण देते हुए कहा कि आयोग भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में सहमत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह की वर्चुअल रैली के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर साधा निशाना, कही यह बात। जी हां दोस्तों,
गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार की जनता को संबोधित किया। रैली में उन्होंने घोषणा की कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह की रैली के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, वर्चुअल रैली में खोली नोटों की थैली लेकिन खाली है गरीबों की थाली। जनता आपको घर बैठाएगी, हाथ खाली, तब करना हजारों डिजिटल चुनावी रैली। उन्होंने आगे लिखा, किसान, नौजवान व गरीब विरोधी सरकार के विरुद्ध आज बिहार ने थाली बजाकर विरोध प्रकट किया, क्योंकि गरीबों का पेट और थाली है खाली। बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने सुबह से ही थाली पीटकर आभासी विरोध शुरू कर दिया था। पटना में अपने आवास के बाहर तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रताप थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन करते देखे गए। इस दौरान आरजेडी ने प्रवासी मजदूरों के मामले को मुख्य रूप से उठाया, जो कि विपक्ष की ओर से प्रमुख मुद्दों में से एक है। शनिवार को तेजस्वी यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे थे और नीतीश कुमार से सवाल पूछने वाले कुछ पोस्टरों को कार्यकर्ताओं के संग मिलकर पार्टी दफ्तर की दीवारों पर चिपकाया था। तो वहीं नीतीश कुमार, जिन्होंने पिछले 75 दिनों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आजकल पार्टी के कार्यकर्ताओं के संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे हैं। जाहिर है चुनाव से पहले नीतीश पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की नब्ज टटोलना चाहेंगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्र में बीजेपी के साथी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का मानना है कि प्रवासी मजदूरों के मामले ने नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की छवि को चोट पहुंचाई है। राज्य में 8,500 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद मार्च में छात्रों को रोकना और प्रवासियों की ट्रेन यात्रा के भुगतान से इनकार करने की वजह से लोगों में उनके प्रति गुस्सा पैदा हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, पप्पू यादव ने शुरू किया बिहार बचा लो मौका है अभियान। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने रविवार को सोशल मीडिया कैंपेन बिहार बचा लो मौका है की शुरुआत की। राज्य भर से 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने फेसबुक लाइव के माध्यम से बिहार बचाने का आह्वान किया। इस मौके पर मजदूरों को अपराधी कहने वाली नीतीश सरकार से सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए पप्पू यादव ने कहा, सरकार की गलत नीतियों के कारण लॉकडाउन में काश्तकार, छोटे और मंझोले व्यापारी का कारोबार बंद हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने लोगों को बेसहारा छोड़ दिया है। छात्रों के साथ भी बिहार सरकार ने सौतेला व्यवहार किया। इस कारण बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेवार नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। बिहार बचा लो मौका है कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पप्पू यादव ने रविवार को मंदिर स्थित अपने आवास पर दरभंगा से आई ज्योति को साइकिल, बर्तन और राशन दिया। पप्पू यादव ने रविवार को हजारों लोगों के बीच थाली, लोटा और ग्लास वितरित किया और आर्थिक मदद भी की। इस दौरान उन्होंने कहा, मेरा प्रयास रहता है कि मैं गरीबों की थाली में राशन की व्यवस्था करूं। पप्पू यादव ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों को कम से कम 7,000 रुपए और बेरोजगारों को 10,000 रुपए मिले। जिन किसानों की फसल लॉकडाउन के कारण बर्बाद हुई है, उनके खाते में खाद और बीज के लिए सरकार 12,000 रुपए दे। मनरेगा के कार्य दिवस को 200 से बढ़ाकर 300 दिन किया जाए और न्यूनतम मजदूरी 300 रुपया बढ़ाया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में वोटर भाजपा जेडीयू गठबंधन को दंडित करने के लिए उत्सुक। कांग्रेस, जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने ऑनलाइन बिहार रैली के लिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि महामारी में सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं और मतदाता भाजपा जेडीयू के सत्तारूढ़ गठबंधन को दंडित करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा, ऑनलाइन बिहार रैली के दौरान भाजपा को बताना चाहिए था कि आज तक विशेष पैकेज के ऑफलाइन वादे को पूरा क्यों नहीं किया गया। घर वापसी के लिए बेटे बेटियों को 60 दिनों से अधिक समय तक लाइन में इंतजार क्यों कराया गया। मतदाता लोगों को धोखा देने के लिए भाजपा जेडीयू गठबंधन को दंडित करने के लिए उत्सुक हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक वर्चुअल रैली की, जहां उन्होंने बिहार के 72,000 बूथों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि केंद्र सरकार ने 1.25 करोड़ लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के दावों पर उठाए सवाल, कहा दिल्ली को अनलॉक करने का अभी सही समय नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने 8 जून से सभी शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल तथा उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगी राजधानी की सीमाओं को फिर से खोलने का फैसला किया है। आप सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने रविवार को जमकर हमला बोला और इसे पूरी तरह गलत कदम बताया है। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण दर का 25% होना महामारी के सामुदायिक प्रसार की शुरुआत का संकेत है और अभी यह दिल्ली को अनलॉक करने का सही समय नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि यह शर्मनाक है कि दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण पर देश में सर्वाधिक और लोगों के ठीक होने की दर सबसे कम है। यह दिल्ली के अस्पतालों की हालत खराब होने की वजह से है।
माकन ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट को खोलना दिल्ली सरकार की जल्दबाजी वाला कदम है और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होने तक ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने केजरीवाल सरकार से पूछा कि दिल्ली में सरकारी अस्पताल कोविड-19 रोगियों को भर्ती करने से इनकार क्यों कर रहे हैं। माकन ने आरोप लगाया कि दिल्ली में 72% कोविड समर्पित बेड खाली पड़े हैं। दिल्ली में 38 सरकारी अस्पतालों में से 33 अस्पताल कोरोना वायरस के रोगियों का इलाज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार केवल अपनी छवि चमकाने में लगी है तथा कोविड-19 से निपटने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है और न ही कोई तैयारी की है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।